नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। दोस्तों, हम पढ़ने वाले आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है राष्ट्रपति। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट तो क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछी जाती है। ठीक है, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हम लिख के नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्टली मतलब जो भी चीज आते हैं, जो भी पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो राष्ट्रपति के बारे में कहां पर बताया गया, भाग 5 में बताया गया संविधान के, और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कहां पर है, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति क्या होता है? ये राज्य का प्रमुख होता है, मतलब जो भी समझौते, जो भी सारी चीजें होती हैं भारत की, वो राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। तो राष्ट्रपति हमारा राज्य प्रमुख होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति जो है हमारा राज्य प्रमुख है। वास्तविक जो शक्तियां हैं, जैसे राष्ट्रपति के पास क्या है, नाममात्र की शक्तियां होती हैं। ठीक है, और लेकिन वास्तविक शक्तियां किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन राज्य प्रमुख कौन है? राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो भारत के जितने भी काम, समझौते, जो भी चीजें होती है, ये राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखो, निर्वाचक मंडल बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, निर्वाचक मंडल, तो निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं? ध्यान रखना, कौन कौन लोग होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि इसमें आपके लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इनके निर्वाचित सदस्य, कौन सदस्य है? निर्वाचित, इसको ध्यान रखना है। निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और क्या दिल्ली, क्या किसी केंद्र शासित प्रदेश के जो निर्वाचित सदस्य वो भाग लेते हैं? बिल्कुल। किसके लेते हैं? दिल्ली और पौंडीचेरी। ठीक है, तो पौंडीचेरी के जो होते हैं वो भी सदस्य भाग लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल में जो सदस्य आते हैं वो कौन आते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जो राज्य की विधानसभा होती है उनके निर्वाचित सदस्य आते हैं। ठीक है, और दिल्ली, पौंडीचेरी, पुदुचेरी हो गया है, तो उसके भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। क्या निर्वाचक मंडल में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य जो है वो भाग नहीं लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे हम कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वो भी कहाँ के? लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्यों की विधानसभाओं के, और राज्यों की विधान परिषद के नहीं लेते हैं। ध्यान रखना है इस चीज को कि राज्यों की विधानसभाओं के लेते हैं। और दिल्ली और पौंडीचेरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है, वहां की भी जो विधानसभाएं हैं, तो वहां के भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, इसको भी हमें याद रखना है कि मनोनीत सदस्य क्या करते हैं? भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, इस चीजों को। अच्छा, एग्जाम में आजकल पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया, वो ये पूछने लगे हैं कि जल्दी से बताएंगे कि मतों की संख्या, जैसे अगर वो पूछते हैं एग्जाम में कि क्या विधायक के मत जो होते हैं और सांसद के मत बराबर होते हैं, मतों का मूल्य जो होता है क्या बराबर होता है, तो निकाला कैसे जाए? तो ध्यान रखना कि जब भी वो पूछें तो विधायक जो होता है, जो राज्य का विधायक होता है, उस एग्जाम में पूछते हैं कि विधायक किस तरीके से बना के पूछ देंगे कि बताइए क्या राज्यों के जो विधायक होते हैं उनके मतों का मूल्य समान होता है, या सांसद जो होते हैं उनके मतों का मूल्य समान होता है या असमान होता है? इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि विधायकों के जो मत है, विधायकों के मतों का मूल्य किस प्रकार से निकाला जाता है और किस प्रकार से, क्या ये सभी राज्यों में समान है या सभी राज्यों में असमान है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि विधायक के मतों का मूल्य कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि विधायक के मतों का मूल्य कैसे निकालते हैं। तो राज्य की कुल जनसंख्या, तो मतलब जितना राज्य है, जैसे कोई राज्य है, मान लीजिए आप कोई मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जो भी राज्य है, तो वहां के कुल जनसंख्या, कुल जो जनसंख्या है अपॉन कुल जनसंख्या अपॉन विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो है इंटू 1/1000। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब किसी भी राज्य में कितनी जनसंख्या है, और वहां की जो विधानसभा है उसकी कुल सदस्य संख्या इंटू 1/100। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि विधायक के मत का मूल्य निकालते हैं। तो इसको बिल्कुल नोट कर लो, इसको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो निर्वाचित कुल सदस्य संख्या होती है तो उसके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो विधायक के मत का मूल्य, जैसे मान लीजिए एक राज्य है असम, तो आप बताओ कि किसी भी राज्य के, जो भारत के सभी राज्यों के विधायकों का मूल्य बराबर है या कम ज्यादा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा की कुल जो निर्वाचित सदस्य संख्या है कितनी है, निर्वाचित, तो इसको ध्यान रखेंगे कि निर्वाचित सदस्य संख्या है इंटू 1/1000। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हर राज्य के विधायक के मतों का मूल्य अलग होता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अगर बोलते हैं कि सांसद है हमारा, उसके मतों का मूल्य क्या सभी राज्यों में बराबर होता है, कि जैसे उत्तर प्रदेश के सांसद हुए, मध्य प्रदेश के सांसद हुए, तो इनके मतों का मूल्य बराबर होता है या अलग अलग होता है? तो इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ध्यान रखना कि सभी, इसका क्या होता है कि सभी राज्यों की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित
सदस्य हैं, ठीक है, और अपॉन संसद की कुल संख्या, संसद के कुल सदस्य संख्या। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे, नोट कर लेना इसको भी कि संसद के जो सांसद के मतों का मूल्य होता है वो हम किस प्रकार निकालते हैं। तो राज्यों के कुल विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं और सभी राज्यों की विधानसभा कुल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं बटे संसद के कुल सदस्य संख्या, इनको अगर हम निकालते हैं तो ये सांसद के मतों का मूल्य हमारा निकल के आ जाता है। तो आजकल का एग्जाम पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हो गया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में डाल देते हैं। तो इसलिए हमें तैयार रहना है क्या कि हम पहले से ही पता करके रखेंगे कि विधायकों के मतों का मूल्य सेम होता है, अलग होता है, तो अलग अलग राज्यों की अलग अलग जनसंख्या है, तो उस प्रकार से ये अलग होता है। और सांसद जो होते हैं उनके सदस्य के जो मत हैं उनके मतों का मूल्य समान होता है या असमान होता है। तो इसको भी हम ध्यान रखेंगे कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य बटे क्या होता है कि बटे आपका संसद की कुल सदस्य संख्या। तो इसको कंठस्थ कर लेना, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। अब अगला पॉइंट ये है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति के आधार पर होता है, तो इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, नोट कर लो इसको पहले, ठीक है, जल्दी से। तो हम लोग डायरेक्ट पढ़ने वाले हैं, इसको हटाते हैं। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किस पद्धति पर होता है तो ध्यान रखना, बताइए जल्दी से किस पद्धति पर होता है। तो ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, ठीक है, आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। देखो बहुत सारे एग्जाम में तो डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में क्या करते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कि बताओ भाई साहब अनुपातिक होता है, समानुपातिक होता है, किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में जाके लगा सकते हैं कि भैया अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है। तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि जो निर्वाचन होता है किस प्रकार से होता है, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, और किस प्रकार का मत होता है तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया। अच्छा, एक अगला पॉइंट क्या पूछा था एग्जाम में कि अच्छा राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो मामले होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति संबंधित जो भी मामले हैं वो कहां जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच करता है। लेकिन मान लीजिए निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति अपॉइंटमेंट हो गए हैं और उसके बाद भी मामला कोर्ट में चल रहा है, तो राष्ट्रपति जो कार्य कर लेता है अपने टाइम पीरियड में, उसके बाद देखा जाता है कि राष्ट्रपति जो है वो अवैध तरीके से, मतलब अवैध क्या है कि गलत वोटिंग या कुछ गलत पाया जाता है उसमें, उस तरीके से निर्वाचित हो गया है, तो उसके बाद उसको हटाया जाएगा। तो उस पीरियड में जो उसने काम कर दिए हैं क्या वो निरस्त कर दिए जाएंगे, तो ध्यान रखना वो निरस्त नहीं होते हैं, यही थोड़े से डिपली पॉइंट होते हैं। तो लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित जो विवाद होते हैं वो उनका निपटारा कौन करता है, तो भारत का सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, सुप्रीम कोर्ट करता है। जल्दी से पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन पर फोकस करना है, बाकी हमें किसी पर भी फालतू बहस नहीं करनी है। आगे बात करते हैं, अगला आगे जो पूछा जाता है वो पूछते हैं कि बताइए एलिजिबिलिटी क्या होती है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उस राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबिलिटी की जरूरत होती है, अर्हताएं बोलते हैं, ठीक है, अर्हताएं। तो क्या क्या चाहिए होती है, देखो सबसे पहला पॉइंट है कि वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, उसने 35 वर्ष पूरा कर लिया हो। दूसरा पॉइंट बोलते हैं कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर, ठीक है, मतलब वो कहीं पर भी नौकरी पेशा वगैरह ऐसा नहीं कर रहा हो, तो कहीं पर भी लाभ के पद पर ना हो, वो 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, ठीक है। और अगला पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं, एग्जाम में डाल देते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए लोकसभा। तो इसको ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए आपको लोकसभा का सदस्य, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखना, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, ठीक है, निर्वाचित होने की जो अर्हता होनी चाहिए आपके अंदर, तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए। और पहला पॉइंट है कि 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, दूसरा पॉइंट है कि लाभ के पद पर ना हो, तीसरा पॉइंट है कि आपका क्या है कि लोकसभा की अर्हता पूरी कर चुका हो, और एक और पॉइंट एग्जाम में बहुत ज्यादा डाल देते हैं कि भारत क्या हो, भारत का नागरिक हो। कोई भी व्यक्ति बाहरी व्यक्ति जो है वो भारत का राष्ट्रपति तब नहीं बन सकता है अगर वह भारत का नागरिक नहीं है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनको ध्यान रखना है, एग्जाम में डाल देते हैं कभी कभी, मोस्टली अब तो इन पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, लेकिन हमें याद करना है कि 35 वर्ष आयु हो, लाभ के पद पर ना हो, कहीं पर भी वो कार्यरत ना हो, लोकसभा का सदस्य, ये इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, और भारत का नागरिक हो, सबसे प्रमुख बात होती है कि भारत का नागरिक हो। तो ये हम अर्हताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जल्दी से इसको क्या कर लो, लिख लो, पॉज करके लिख लेना, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अर्हताएं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, आगे बात करते हैं हम। आगे अगला पॉइंट क्या आता है कि शपथ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शपथ राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सीजेआई ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। अगर वो अनुपस्थित है तो कौन दिलाएगा, तो वरिष्ठतम, जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है, ठीक है, वो शपथ दिलाएगा। अगर मान लीजिए वरिष्ठतम न्यायाधीश भी अगर नहीं है तो
जो चुना गया, मतलब कि जो फिर चुना जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उस व्यक्ति को, जो चुना हुआ व्यक्ति है, तो वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वैसे ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, तो सीजीआई हो जाते हैं या वरिष्ठतम न्यायाधीश हो जाता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि देखो शपथ जब ग्रहण करता है राष्ट्रपति, तो मैं इस चीज को ध्यान रखना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है ना, कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है आजकल। वो शपथ नहीं, वो बोलते हैं कि बताइए शपथ कौन किस, मतलब जो शपथ लेता है उसमें कौन सी लाइन पहले आती है, कौन सी लाइन बाद में आती है, कौन सी लाइन उसके बाद है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे पॉइंट मिल जाएंगे, देख लेना जाके एग्जाम्स में, चेक करना जाके कि वो आजकल क्या कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट बना के दे देते हैं कि बताइए पहली लाइन कौन सी, दूसरी लाइन कौन सी, तीसरी लाइन कौन सी है, तो उसको क्रम में लगाइए। इस तरीके क्वेश्चन बना के वो दे देंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि पहली लाइन, ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा माइनर पढ़ेंगे कि पहली लाइन कौन सी है, दूसरी लाइन कौन सी है और तीसरी लाइन। तो सबसे पहले बोलते हैं कि मैं और जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, ठीक है, XYZ जो होता है, पहली लाइन में ध्यान रखना है इसको कि मैं XYZ राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि पहली लाइन में हमारा क्या आने वाला है कि मैं XYZ जो भी राष्ट्रपति हैं श्रद्धापूर्वक। अब देखिए दूसरी लाइन में क्या आता है कि संविधान और विधि। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको कि दूसरी लाइन जो स्टार्ट होती है वो कहां से होती है? संविधान और विधि। ठीक है, संविधान और विधि से शुरू होती है, आपकी एंड तक जाती है। ठीक है, मैं संविधान और विधि मतलब साक्षी मानकर परीक्षण संरक्षण करूंगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन आती है, थर्ड लाइन हमारी आती है, वो थर्ड लाइन तो पहली लाइन क्या होगी? मैं XYZ श्रद्धापूर्वक क्या करूंगा? मैं श्रद्धापूर्वक भारत के संविधान की सुरक्षा वगैरह करूंगा। ठीक है, दूसरे पॉइंट में संविधान और विधि, इतना हमें ध्यान रखना है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि भारत की, ठीक है, तो भारत की समता। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं शॉर्ट में बता दिया हूं कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन कैसे शुरू होती है, तो इनको हमें ध्यान रखना है। इन सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है, बस ज्यादा नहीं, बस इतनी चीजें ध्यान रखना है कि मैं XYZ श्रद्धापूर्वक। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरी लाइन जो आती है वो संविधान और विधि संरक्षण परीक्षण वगैरह करूंगा। और तीसरी लाइन आती है, क्या आती है कि भारत की समता, भारत की समता या जनता। ठीक है, सॉरी समता नहीं होगा, जनता होगा, तो भारत की जनता, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तीनों लाइन हमें ध्यान रखना है। एग्जाम में जैसे ही वो क्रम लगाने को देंगे हम इसको देखकर ही लगा देंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल कम पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है। ठीक है, तो तीन लाइन इसको ध्यान रखना है कि मैं XYZ श्रद्धापूर्वक, दूसरा है कि भारत संविधान और विधि, और तीसरा है कि भारत की जनता। तो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखेंगे कि शपथ लेते हैं राष्ट्रपति, इस प्रकार से शपथ लेते हैं। तो हम बहुत सारी चीजें खत्म कर चुके हैं। और शपथ दिलाता कौन है? सीजीआई। और अगर सीजीआई अनुपस्थित है तो कौन दिला रहा है? वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। और अगर वरिष्ठतम न्यायाधीश भी आपका क्या है, अब्सेंट है, तो कौन दिलाएगा? जो चुना हुआ व्यक्ति है वो शपथ दिलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको उठा लेते हैं, जल्दी से नोट कर लेना। शपथ हो गया हमारा। आगे हम बात करते हैं वेतन की, कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? वेतन। तो वेतन के बारे में बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, प्रेजेंट में कितना है, और समय समय पर कितना बढ़ता रहा है। ठीक है, तो हम वेतन के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेतन में क्या है कि राष्ट्रपति का वेतन आप 2000, देखो सबसे पहले क्या 1998 की बात कर रहे हैं हम, तो समय आपका 50,000 था, 50,000। फिर आकर आपका 2008 में इसको 50,000 से 1.5 लाख कर दिया गया, इसको ध्यान रखना है। और फिर 2018 में आकर इसको 1.5 लाख से आपका सीधा 5 लाख कर दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे, बस कुछ नहीं है। वेतन और भत्ते, अच्छा वेतन और भत्ते दिए किससे जाते हैं? तो संचित निधि से। किससे जाते हैं? संचित निधि। इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, निधियों के बारे में जब पढ़ेंगे। तो संचित निधि से वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहाँ की? केंद्र की या राज्य की? तो केंद्र की संचित निधि से राष्ट्रपति को क्या दिया जाता है? राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो ये हमारा वेतन हो गया। किस प्रकार से राष्ट्रपति को दिया जाता है, कितना दिया जाता है, बस इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आगे चलना है। ठीक है, अगला हम पॉइंट पढ़ने वाले। अगला पॉइंट कह रहा है कि राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के नामांकन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नामांकन सॉरी। तो राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक चाहिए? तो ध्यान रखना है कि प्रस्तावक और अनुमोदक। ठीक है, अनुमोदक। ठीक है, तो राष्ट्रपति के लिए 50-50, कितने? 50-50, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जमानत राशि। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? तो जमानत राशि आपकी होनी चाहिए 25,000 राष्ट्रपति की। देखो ऐसा ना कि कोई भी व्यक्ति आके राष्ट्रपति का चुनाव न लड़ ले, तो इसलिए वो क्या है कि जमानत राशि वगैरह कर दी गई है। पहले ये बहुत कम थी। ठीक है, पहले कितनी थी? मात्र 2500 रुपए थी। कितनी थी? 1997 के आसपास। तो जमानत राशि और प्रस्तावक अनुमोदक, तो 1997, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि 1997 के समय ये प्रस्तावक और 10 अनुमोदक की आवश्यकता होती थी। और जमानत राशि कितनी थी? 2500। इसको बढ़ाकर तो हर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए एकदम तैयार हो गया। तो इन सब चीजों से निजात पाने के लिए बाद में क्या किया गया कि जमानत राशि को बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया और प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या को बढ़ाकर 50-50 कर दिया गया। ठीक है, अगर क्या होता है कि अगर जो कुल वोट पड़े हैं उसमें से अगर 1/6 कितना है, इसको ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आंकड़ा, कि अगर 1/6 जो कैंडिडेट है वो 1/6
भाग अगर वोट नहीं पाता है, 1/6 भाग जो है आपका वोट नहीं पाता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती, जब जमानत जो है वो जब्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लोगों को छांटने के लिए कि प्रत्येक व्यक्ति ना खड़ा हो जाए जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा नामांकन हो गया। नामांकन किस प्रकार से होता है राष्ट्रपति का, इसको नोट कर लेना। हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है हमारा पदावधि। ठीक है, ठीक। अब पदावधि, तो राष्ट्रपति पदावधि, राष्ट्रपति कितने समय के लिए पद पर बना रहता है, तो इसको हम सब पता ही होगा, लगभग 5 साल। तो 5 साल तक, ध्यान रखना कब तक, 5 साल तक पद पर बना रहता है। अच्छा, 5 साल पद पर बना रहता है किस समय से, जिस समय वो शपथ ग्रहण करता है। क्या करता है, जिस समय वो शपथ ग्रहण करता है उस समय से वो 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। अब मान लीजिए कि 5 साल पूरे हो गए और 5 साल पूरे होने के बाद भी चुनाव नहीं हुए हैं, तो क्या राष्ट्रपति अपना पद त्याग करेगा, तो राष्ट्रपति अपने पद पर हटेगा। क्या राष्ट्रपति को हटाकर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक बनाया जाएगा, तो नहीं। ध्यान रखना कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति नहीं हटेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आ जाता है, तब तक नहीं हटेगा। तो 5 साल के अंदर ही चुनाव करा दिए जाते हैं और नए राष्ट्रपति की डेट खत्म होने से पहले ही नया राष्ट्रपति का नामांकन हो जाता है, चुन लिया जाता है और इनकी तारीख के बाद एक नए राष्ट्रपति को शपथ दिला दी जाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति हो जाए कि राष्ट्रपति जो है नया राष्ट्रपति चुना ना जा सके, तो क्या जो उपराष्ट्रपति एग्जाम में डाल देते हैं क्वेश्चन कि क्या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा बचे हुए कार्यकाल के लिए, कि मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए लोकसभा के। ठीक है, तो उसके बाद क्या उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा। तो ध्यान रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को जो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, तो तब तक जब तक कि नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता है, भारत का राष्ट्रपति ही उस पद पर बना रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को कि भारत का राष्ट्रपति ही उस पद पर बना रहता है। जब चुनाव हो जाते हैं, नया उत्तराधिकारी चुन लिया जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपना त्याग, मतलब राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब राष्ट्रपति कार्यवाहक उपराष्ट्रपति किन तरीकों से बन सकता है, तो या तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे दे, क्या करे, त्याग पत्र दे दे, या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं, तब तक वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो इनको हम ध्यान रखेंगे। पदावधि कितने साल की होती है, 5 साल की। और अगर 5 साल के बाद भी नया राष्ट्राध्यक्ष नहीं चुना गया है, तो क्या रहेगा। ठीक है, तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा हो गया है, 1 मिनट। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा आता है महाभियोग। अब महाभियोग क्या होता है, महाभियोग लगा देना। अब महाभियोग लगा देना किसके ऊपर लगा देना, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा देना, कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा देना। अब इसका तात्पर्य क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो है वो संविधान का संरक्षण, मतलब संरक्षक बोला जाता है, और संविधान के खिलाफ कार्य करने लगे, तो फिर क्या करेगा, तो सदन उसके ऊपर महाभियोग किस प्रकार से उसको हटाए। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, संविधान का उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसे हम राष्ट्रपति को कैसे हटाएं, तो इसके बारे में पूरी प्रक्रिया कहां पर दी गई, महाभियोग की। महाभियोग प्रक्रिया कहां से, तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा का सदस्य चुने जाने का योग्यता रखता है, तो क्या महाभियोग लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में। तो ध्यान रखना कि दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोनों में से किसी भी सदन में आपका महाभियोग प्रोसेस लाया जा सकता है। महाभियोग प्रोसेस लाने के लिए आप क्या करेंगे, महाभियोग प्रोसेस लाने के लिए आपको 1/4 सदस्यों पर, उस पर 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर। ठीक है, जब महाभियोग प्रोसेस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व, ध्यान रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ेगा, सूचित करना पड़ेगा। राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। तो हम किसी भी सदन में ला सकते हैं, 1/4 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए, सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, और आपका 14 दिन पूर्व जो है वो राष्ट्रपति को हमें क्या करना है, सूचित करना है। हम राष्ट्रपति को सूचित कर देंगे, प्रोसेस चलता रहेगा, और प्रोसेस चलने के बाद क्या होगा कि अब ये एक सदन में 2/3 बहुमत से अगर ये पारित हो जाता है, एक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होता है इसमें बहुमत चाहिए। ठीक है, बहुमत से अगर पारित होता है तो ये दूसरे सदन में भेजा जाता है। फिर क्या करेगा ये, फिर जाएगा ये दूसरे सदन में, तो दूसरा सदन इसकी जांच करता है। दूसरा सदन जो है, दूसरा सदन जांच करेगा, और जब दूसरा सदन जांच करता है, करने के बाद इसको मतलब सही पाएगा कि हाँ राष्ट्रपति ने संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, तो वो भी इसको पारित कर देगा। अगर दूसरा सदन भी इसको बहुमत से पारित करता है, क्या करता है, बहुमत से पारित करता है,
तो राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना कि जैसे ही जिस दिन ये पारित हो जाता है उस दिन राष्ट्रपति को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा, उस दिन से ही राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। अच्छा, इस सब प्रोसेस के बीच राष्ट्रपति को अपना बात रखने की अनुमति है या नहीं है? तो बिल्कुल, राष्ट्रपति इन सब में महाभियोग प्रोसेस में उपस्थित भी हो सकता है और अपनी बात भी रख सकता है और रखवा भी सकता है अपने थ्रू। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे कि महाभियोग प्रोसेस से बहुत सारे पॉइंट बनते हैं। पैटर्न के अगर हिसाब से देखा जाए तो आजकल क्रम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। कोई क्रम में क्वेश्चंस का मतलब है कि बताइए, लगाइए कि पहले क्या होता है फिर क्या होता है प्रोसेस, मतलब प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं और फिर बोलते हैं कि पॉइंट 1 2 3 4 या 3 2 1 4 इस तरीके से एग्जाम में एक नया पैटर्न शुरू कर दिया है एग्जामिनर ने। तो हमें पूरा प्रोसेस ध्यान रखना है कि सबसे पहले सदन में लाना है, फिर हस्ताक्षर करवाना है, फिर उन्हें सूचित भी करना है। ठीक है, फिर एक सदन से पारित होना है 2/3 बहुमत से, फिर दूसरे सदन के पास जाएगा जांच के लिए और जांच के बाद जाएगा तो उस समय क्या होगा कि अगर वो भी गलत पाता है राष्ट्रपति को सही कि राष्ट्रपति ने ऐसा किया है तो राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद की रिक्तता, तो इसको नोट कर लेना, ध्यान रखना। आगे बात करते हैं पद की रिक्तता कि राष्ट्रपति जो है अपना पद रिक्त जो होती है खाली, किन आधारों पर राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, मृत्यु के आधार पर त्याग पत्र, यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, या राष्ट्रपति पर क्या लगे, महाभियोग। तो यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा हो, ठीक है, और यदि राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हो, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका हो, यदि राष्ट्रपति जो है वो नामांकन निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, निर्वाचन जो है वो अवैध, यदि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो अवैध घोषित हो जाए। तो इस प्रकार से हम सारी चीजों को ध्यान रखेंगे कि किन किन प्रोसेस से राष्ट्रपति के पद की रिक्तता हो सकती है। तो पहला क्या है, मृत्यु के द्वारा, दूसरा क्या है, त्यागपत्र, तीसरा है महाभियोग और चौथा है 5 वर्ष कार्यकाल पूरा कर चुका हो या आपका 5वां निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, अब निर्वाचन अवैध घोषित हो जाएगा राष्ट्रपति का, तो उसके बीच में मैंने पहले बताया कि वो कार्यकाल जो है उसने जो काम किए हैं क्या उनको भी गलत ठहरा दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं। जो राष्ट्रपति उस समय काम कर चुका है वो काम वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम निर्वाचक मंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, मतों का मूल्य पढ़ चुके हैं, चुनाव के बारे में पढ़ चुके हैं, आर्ताएं, शपथ हमने पढ़ ली, वेतन के बारे में पढ़ लिया, पदावधि, महाभियोग और रिक्तता, ये सारे पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां, जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं, तो ध्यान रखेंगे। शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। शक्तियों जल्दी से पढ़ लेंगे, ज्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। तो शक्तियां जो होती हैं वो आपकी 7 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं। पहली क्या है, कार्यकारी, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, ठीक है, कार्यकारी शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। अगली है आपकी आपातकालीन, ठीक है, तो विधायी शक्ति होगी, कार्यकारी शक्ति होगी, आपातकालीन शक्ति होगी, ठीक है, सैन्य शक्ति हो गई आपकी, कौन सी होगी, सैन्य शक्ति। यहाँ पर देख लेते हैं तो कितने हो गए, 1 2, हाँ, कार्यकारी शक्ति हो गई, विधायी शक्ति होगी, न्यायिक शक्ति होगी, आपातकालीन शक्ति हो गई है और सैन्य शक्ति हो गई है। और कौन सी बची, जल्दी से बताइए, कौन सी शक्ति बची है? वित्तीय शक्तियां, वित्तीय, 1 2 3 4 5 6, हाँ, तो वित्तीय शक्तियां हो गई है। और कौन सी शक्ति है, जल्दी बताओ, एक लास्ट बची है, लास्ट शक्ति कौन सी है? तो कूटनीतिक। तो ये 7 प्रकार की शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करता है, ये 7 प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब किस चीज में क्या क्या शक्तियों में आता है, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से ओवरव्यू दिए दे रहा हूं। तो कार्यकारी शक्ति में क्या होता है, जल्दी बताइए। कार्यकारी शक्ति में होता क्या है कि कार्यकारी शक्ति में क्या होता है कि जो भी शासन संबंधी कार्य है, जो भी आपके शासन संबंधी कार्य हैं वो सारे होते हैं, क्या होते हैं, शासन संबंधी कार्य। इनमें ज्यादा पढ़ना कुछ नहीं है, तो एग्जाम में लेकिन दे देते हैं कि ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्ति है। तो शासन संबंधी कार्य जितने भी होते हैं वो राष्ट्रपति की कौन शक्ति होती है, कार्यकारी शक्ति होती है। जैसे नियुक्तियां हो गई, तो नियुक्तियों में जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति कर रहा है, ठीक है, कैग की नियुक्ति कर रहा है, महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहा है, तो ये सारी कार्यकारी शक्तियों में आ जाती है। ठीक है, किसमें आ जाती है, कार्यकारी शक्तियों में आ जाती है। अच्छा, विधायी शक्तियों में क्या होता है, विधायी शक्तियों में जैसे वो संसद के संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त जो अधिवेशन होता है आपका संसद का, जो ज्वाइंट, ठीक है, संयुक्त, ठीक है, तो संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। तो संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो उसका ध्यान रखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन का जो आह्वान करता है वो किस प्रकार की शक्ति है, वो आपकी है विधायी शक्ति। ठीक है, कौन सी शक्ति है, विधायी शक्ति। और देखो संसद के दोनों सदनों को, जब भी संसद का नई संसद आती है तो उसके प्रथम अधिवेशन को संबोधित करना, ये भी इसकी प्रथम अधिवेशन जो होता है, प्रथम अधिवेशन,
ठीक है, ये भी विधायी शक्ति में ही आता है। धन विधेयक को लेकर, धन विधेयक जो होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आता है, तो ये भी इसकी कौन सी शक्ति होगी, विधायी शक्ति होगी। ठीक है, इस चीज को हम देख सकते हैं कि धन मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं तो टाइम ज्यादा लग रहा है। तो धन विधेयक जो होता है ये भी आपकी किस प्रकार की शक्ति है, ठीक है, तो ये भी आपकी विधायी शक्ति है। और किसी भी विधेयक को पारित करना, ठीक है, विधेयक को पारित करना, तो ये भी किस प्रकार की शक्ति, विधायी शक्ति है। तो कार्यकारी शक्ति में क्या जाता है, नियुक्तियां वगैरह आ जाती हैं। विधायी शक्ति में क्या जाता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाना, प्रथम अधिवेशन हो गया, धन विधेयक हो गया, या विधेयक को पारित करना, ये आपका किसमें आ जाता है, विधायी शक्तियों में आ जाता है। ठीक है, अच्छा वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, मतलब वित्त आयोग को गठन कर देना, केंद्र और राज्यों के बीच में किस प्रकार से उनका बंटवारा हो सके। ठीक है, न्यायिक शक्तियों में क्या आता है कि न्यायिक शक्तियों में यह आता है कि वो सजा वगैरह माफ कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ले सकता है, परमिशन का नहीं मतलब सलाह ले सकता है। तो सलाह क्या वो बाध्यकारी है या नहीं है, तो बाध्यकारी सलाह नहीं है, मशवरा ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, और वो दंड को माफ कर सकता है। ठीक है, जैसे मृत्युदंड और जो सैन्य न्यायालय के मामले होते हैं उनको भी माफ कर सकता है। आपातकालीन के समय सारी शक्तियां किसके पास आती हैं, राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। आगे कूटनीतिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति का मतलब क्या है कि वो राजदूत, भारत विदेशों में भारत के राजदूत वगैरह, एम्बेसडर वगैरह की नियुक्ति करता है, ये कूटनीतिक शक्ति होती है। और जितने भी काम होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं। ठीक है, तो ये कूटनीतिक शक्ति में आ जाता है। सैन्य शक्ति में क्या जाता है कि सेना का कमांडर, तीनों सेनाओं का कमांडर होता है, ठीक है, सर्वोच्च सेनापति होता है, तीनों सेना का कमांडर होता है, तो ये आपकी सैन्य शक्ति आ जाती है। तो ये 7 प्रकार की शक्तियां हैं, इनको ध्यान रखना है। एग्जाम में इनसे डीपली पूछ देते हैं, मैंने ओवरव्यू दे दिया है, बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सी शक्ति किससे संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा खिंच रहा है, इसको लगातार पढ़ते रहना है। ठीक है, इसको लगातार हमें क्या करना है, पढ़ते रहना है। ठीक, अब देखो वीटो पावर, वीटो पावर कितने प्रकार की होती है, वीटो पावर भी राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का वीटो होता है। ठीक है, तो जल्दी से इस वीटो पावर के बारे में आप कमेंट में बताएंगे जल्दी से, ठीक है, क्योंकि लंबा सेशन थोड़ा सा हो रहा है, तो इसको हम यही समाप्त करेंगे। तो कमेंट में बताएंगे कि वीटो पावर कितने प्रकार का होता है। मैंने बता दिया है 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा वीटो होता है और कौन कौन सा वीटो होता है। ठीक है, इसके बारे में जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। राष्ट्रपति सबने पढ़ ही रखा होगा। तो इस तरीके से आज हम एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डायरेक्ट पढ़ने का, क्योंकि लिखने में बहुत सारे पॉइंट्स भी रह जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा छूट जाता है। तो थोड़ा सा लंबा सेशन हो गया है, तो आज के लिए इतना। बहुत लगातार मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ाई करते रहो। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सारे पढ़ लिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना नहीं है, थोड़े से आर्टिकल है वो मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी लगातार मेहनत करते रहो। 2023 में बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो लगातार हार्ड वर्क करो। तो जय हिंद। ठीक है।